क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। कह रहा है ऑप्शन नंबर को पूंजी, ख सेवाएं, ग लाभ और घ कर। तो देखिए उत्पादन का साधन कह रहा है, यानी किससे हम उत्पादन कर सकते हैं या फिर उत्पादन में वृद्धि भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सेवाएं है, सेवाएं से तो उत्पादन हम कर नहीं सकते। कर है, कर को देकर के तो हम उत्पादन कर नहीं सकते। अगला है लाभ, लाभ से तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब हम उत्पादन कर लेंगे उसके बाद ही हमको लाभ मिलेगा, तो लाभ से पहले उत्पादन तो होगा नहीं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा यही राइट आंसर हो जाएगा, पूंजी। क्योंकि आपके पास अगर पूंजी है तो पूंजी से आप किसी कार्य करके या कुछ भी करके आप उत्पादन कर सकते हैं। तो ये उत्पादन का साधन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को। अगला है 32 नंबर का क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन को WTO भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसके 164 देश सदस्य हैं, यानी 164 देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान में जो अभी हाल ही में सदस्य बना है वह है अफगानिस्तान। यानी 64 देश इस WTO के सदस्य हैं। हाल ही में जो इसका सदस्य बना है WTO का वह है अफगानिस्तान। इसके पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था, GATT के नाम से, लेकिन इसी को बदल करके इसका नया नाम WTO कर दिया गया। तो पहले जो गैट था यह 1994 में था। उसके बाद से जब इसका नाम बदल दिया गया WTO, तो ये जो WTO है ये आपका 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था। यानी जो WTO है ये 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आ गया, लेकिन इसके पहले GATT के नाम से यानी गैट के नाम से जाना जाता था। और इसका जो स्थापना है वह स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में स्थित है। अब इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई। तो अभी अब आपको पता है कि इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन नंबर क है 1982, ख है 1985, ग है 1984 और घ है 1986। तो देखिए हम पहले समझेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है। तो देखिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होता है यानी उपभोक्ताओं के सुरक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया। जैसे होता है कभी कभी कोई दुकानदार है, जैसे नाप तोल में या प्राइस में अगर आपसे अधिक लेता है या फिर अगर लोकल देता है तो आपका ये अधिकार है, ये अधिनियम बनाया गया है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो जो ऐसा अधिनियम बनाया गया यानी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए, ताकि उनसे
कोई दुकानदार अधिक दाम न ले सके और उसके साथ साथ नाप तोल में कोई कमी न कर सके, तो उनकी सुरक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया। तो उसी को कहा जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है यह 24 दिसंबर 1986 को राजीव गांधी यानी प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पहल पर ये संसद में ये विधेयक पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो देखिए ऑप्शन जो दिया 1986 24 दिसंबर 1986 आपको बताए हैं। तो देखिए इस ऑप्शन में 1986 कहां पे है? तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर घ में 1986 दिया है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 1986। अगला है देखिए प्रश्न नंबर 34 कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? यानी जो आपको भारत में राष्ट्रवाद का उदय नामक पाठ आपको पढ़ाए थे उसमें आपको इस रॉलेट एक्ट पर बहुत विस्तृत रूप से बताए थे कि रॉलेट एक्ट क्या होता है, कब पारित किया गया था। देखिए रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, तो इसमें हम ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे रॉलेट एक्ट के विषय में, क्योंकि इसको आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। तो ये रॉलेट एक्ट जो था यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 में पारित किया गया था। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 1919। देखिए अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो देखिए उसमें हम आपको पढ़ाए थे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें बताया था कि महात्मा गांधी ने कहा कि जो ब्रिटिश वाले हैं वो टिके हुए हैं तो सिर्फ हम लोगों की वजह से इस यहाँ पे टिके हुए हैं। अगर हम लोग उनका सहयोग करना बंद कर दें, हम उनके स्कूलों में काम करना बंद कर दें, हम उनके कोर्ट में काम करना बंद कर दें, तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश शासन है वह ढह जाएगी, ब्रिटिश सरकार की कमर टूट जाएगी। ये इसके पहले वीडियो वाले में भी हम आपको बताया से असहयोग आंदोलन से संबंधित महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को 1920 में आरंभ किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ख है 1920, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ख होगा 1920। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, भूमि एक संसाधन है। कह कि जो भूमि है वह किस प्रकार का संसाधन है? यानी ऑप्शन नंबर क है प्राकृतिक संसाधन, ख मानव संसाधन, ग व्यक्तिगत संसाधन, घ सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन। तो देखिए हम संसाधन वाले पाठ को आपको पढ़ाए थे, भूगोल में है ये। तो जो संसाधन होता है तो इसमें ये कह रहा है कि भूमि एक संसाधन है। भूमि किस भूमि संसाधन की बात कर रहा है कि भूमि कैसा संसाधन है। तो देखिए भूमि किससे आपको मिला हुआ है? हम लोग को किससे मिला हुआ है? क्या इसको मानव ने बनाया है? नहीं। क्या इसको सौर ऊर्जा से द्वारा निर्मित किया गया है? नहीं। क्या इसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जा सकता है? यानी भूमि पर किसी व्यक्ति का स्पेशल अधिकार है? नहीं। ये जो भूमि है यह हमको प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदत्त है, इसलिए हमारा जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ख प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 37, पर्वतों पर मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। कह रहा है कि जो पर्वत होते हैं उस पे जो मृदा अपरदन होता है वो किस कारण से होता है? तो देखिए जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन क्या होता है? तो मृदा अपरदन का मतलब होता है भूमि का एक जगह से दूसरे जगह बह के चला जाना, सीधी सीधी बात नहीं, तो उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं।
तो इसमें देखिए ये पर्वतों की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर क दिया है पवन, ख हिमनद, ग जल, घ पशुचारण। तो देखिए पर्वत पर, तो पर्वत पर पवन का कोई खास भूमिका नहीं है भूमि पर मृदा अपरदन का। उसके बाद से देखिए ख जो हिमनद है, हिमनद का मतलब होता है बर्फ की नदियां, यानी ऐसी नदियां जिस रास्ते से बर्फ पिघल करके नीचे आती है उसे हम हिमनद कहते हैं। तो जब बर्फ पिघल करके और नीचे की तरफ खिसकता है तो वह अपने साथ मिट्टी को उधेड़ कर और बहा करके लेकर के जाता है। इसलिए पहाड़ों के लिए यानी पर्वतों पर मृदा अपरदन का अगर कारण देखा जाए तो हिमनद ही होगा। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा, हिमनद। अब इसको भी देख लेते हैं, वैसे आंसर तो मिल गया। देखिए आप देख सकते हैं जब जल से भी पर्वतों पर मृदा अपरदन नहीं हो सकता है, होता है, लेकिन ये कहा है कि मुख्य कारण बताइए, जो मेन है जो मुख्य है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ग है पशुचारण। तो पर्वतों पर तो कोई पशु चराने जाएगा नहीं, आपको भी पता है, ठीक है, तो इसलिए पशुचारण भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हिमनद। तो देखिए मेरा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है। ये अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 38 की निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन को है कपास, गेहूं, जौ, सरसों। तो देखिए हम इसमें आपको बताए थे कि जो रबी की फसल होती है वह कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, और मुख्य प्रकार की रबी की जो मुख्य फसलें होती है वो कौन कौन सी होती है। इसके पहले वाले वीडियो हम आपको बताए थे। तो देखिए ये भी बताया था आपको कि जो रबी की फसल है वह शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ बताना है क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम रबी के फसलों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए कह रहा है ये नहीं है, जो ऑप्शन दिया इसमें कह रहा है कि कौन सा रबी की फसल नहीं है। तो देखिए इसमें कपास, गेहूं, जौ, सरसों, इसमें आपको बताया था कि जो रबी की फसल है वह कौन कौन से रबी की फसल है। तो देखिए गेहूं जो है ये भी आपकी रबी की फसल हो जाएगी, जौ है ये भी आपका रबी का फसल हो जाएगा, सरसों है ये भी आपकी रबी की फसल हो जाएगी, कपास जो है ये रबी की फसल नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क होगा, कपास। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 39 कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। कहा कि नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, ये भी नहीं की बात कर रहा है। तो हम पहले नवीकरणीय योग्य संसाधन को जान लेते हैं कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होता है। वे संसाधन जो समय के साथ प्राकृतिक रूप से फिर से बनाया जा सके उसे हम कहते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। यानी ऐसे संसाधन जिनको हम समय के साथ प्राकृतिक रूप से फिर से बना सके या फिर कभी समाप्त न होने वाला हो, ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो ये जो ऑप्शन दिया है वह है पवन ऊर्जा, ख है जल और ग है जीवाश्म ईंधन, घ है बर्फ। तो देखिए इसमें से बाकी जो 3 ऑप्शन है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है, मतलब कि ऐसे संसाधन हैं जिनको हम पुनः फिर से बना सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसको एक बार समाप्त होने पर हम उसको पुनः नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इसमें से जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा जो है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अगला है जल, ये भी समाप्त होने वाला नहीं है। उसके आगे है जीवाश्म ईंधन। तो देखिए जीवाश्म ईंधन जो है ये आपका एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः हम इसको नहीं बना सकते। जीवाश्म ईंधन में जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब जो भी है ये जीवाश्म ईंधन में आते हैं।
तो ये एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः इनको हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये जो हो जाएगा ये नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है, अर्थात इसको अनवीकरणीय योग संसाधन भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जीवाश्म ईंधन। अगला ये जो वन है, वन भी आप देख सकते हैं कभी समाप्त होने वाला नहीं है, अगर समाप्त होता है तो इसको हम लगा भी सकते हैं, तो ये भी हमारा नवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन है वो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है, जीवाश्म ईंधन। अगला है देखिए, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? यानी अपना जो भारत है, इस भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए सबसे पहले हम पंचायती राज को जान लेते हैं। तो देखिए पंचायती राज जो होता है यह स्थानीय स्वशासन होता है। जैसे स्थानीय स्वशासन 3 तरह का होता है, एक ग्राम स्तर का होता है, एक ब्लॉक स्तर का होता है, एक जिला स्तर का होता है। इसको हम बोलते हैं पंचायती राज या पंचायती राज्य व्यवस्था। तो ये जो है अपने भारत में जब लागू किया गया, यानी जब इसकी स्थापना की गई, तो वह है ऑप्शन नंबर 1992 में। यानी 1992 में अपने भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इस तरीके से हमारा ये 40 प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये जितने भी 40 प्रश्न आपको बताए हैं, ये सभी प्रश्न 9 अप्रैल 2022 को जो आगामी बोर्ड परीक्षा होना है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कीजिए। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो 100% जो भी बहुविकल्पी प्रश्न होगा आप उसको कर ले जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जितने ही हम आपको बताए हैं, ये सभी बोर्ड के परीक्षा में इसी से आने वाले प्रश्न है, यानी इसी जो प्रश्न हम आपको बताए हैं 40 प्रश्न से बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। इसलिए आप इसको तैयार कीजिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे आरटीए क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम कभी नया वीडियो अपलोड करें तो वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। आप अगले 9 अप्रैल को जो सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होना है उसमें अच्छे से परीक्षा दें और अच्छे मार्क्स लाएं। ये हम आरटीए क्लासेज के सभी परिवारों की तरफ से आपके लिए ये शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ धन्यवाद।